चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम कक्षा 12वीं यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं हमारे, उनका हम सेकेंड चैप्टर राजा, किसान और नगर नाम का जो आपका जो चैप्टर है, जिसे हम वैदिक काल के नाम से भी जाते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में आपको वैदिक काल के बारे में पढ़ना रहता है, इसलिए हम इसे वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसको हम पढ़ रहे थे और लगभग इसमें हमने 3 लेक्चर हमने कंप्लीट करा दिया है। अब हमारा ये लेक्चर नंबर यानी पाठ का लें 4 है, जिसमें हम वैदिक काल के बारे में, जो वैदिक काल है यानी राजा, किसान और नगर करके जो चैप्टर है, इसमें हम समाज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने जो हमारा अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था था, राजनीति था, हमने इन दोनों का वैदिक काल में हमने समुच्चय का अध्ययन कर लिए। अब जो है हमारा समाज पर कुछ चीजें रह गए थे, उनका हम स्टार्ट करेंगे, उनको हम देखेंगे, साथ ही साथ कुछ प्रश्न उत्तर को भी देखेंगे तथा बोर्ड में आए हुए पिछले वर्ष के जो प्रश्न है उनको भी देखेंगे। तो जैसा कि हम क्रमशः इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे, तो देर ना करते हुए मैं इसको इरेज कर दूं और अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है और मैं हमेशा बताता आ रहा हूं कि जो वैदिक काल है, यह आपका जो समय है, यह 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक का समय है। इसके 2 प्रकार आपको देखने को मिलेंगे, एक ऋग्वेद, दूसरा उत्तर वैदिक काल। जो हमारा ऋग्वेद काल है, यह हमारा 1500 ईसा पूर्व से लेकर हमारा 1000 ईसा पूर्व तक है, जबकि वहीं जो उत्तर वैदिक काल है, यह हमारा क्या 1000 ईसा पूर्व से लेकर हमारा 600 ईसा पूर्व तक का हमारा यह समय। ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। जैसे यह हमारा वर्ष 2024 चल रहा है, तो ईसा मसीह को जन्म लिए कितना साल हो गए, 2024 साल हो गए। तो आज से 2024 साल से हम पहले चल जाएं तो 0 हो गया। फिर इस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था। फिर इससे क्या हम जो है, अगर ऋग्वेद के लिए तो हम 1500 वर्ष पहले आ जाएं, तो 2000 ये प्लस 1500 यानी 3500 साल के बारे में हम पढ़ेंगे। 3500 साल से लेके हम जो हैं लगभग 2400 साल पुराने चीज़ों के बारे में हम इस वैदिक काल में पढ़ेंगे। चलिए, तो देर ना करते हुए हम अपने समाज का जो विषय है, जो टॉपिक है, उसका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज कर दूं। सबसे पहले फटाक से इरेज हो गया। चलिए देखिए, समाज में जो हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो ऋग्वैदिक कालीन समाज है, यानी इसके बाद, यानी जो हमारा ऋग्वेद समाज के बारे में पहला पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन समाज, यानी ऋग्वैदिक कालीन समाज के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ठीक है, तो ऋग्वेद में साक्ष्यों से एक समतावादी समाज के संकेत मिलते हैं। यानी जो ऋग्वेदिक काल है, इसमें बड़े पैमाने पर जो ऋग्वेद है हमारे, जैसे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये 4 वेद होते हैं। इन वेदों का संकलन किसने किया? महर्षि वेद व्यास ने इनका संकलन किया था। और ऐसा माना जाता है जो चारों जो आपके वेद हैं, जैसे ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अर्थवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, इन चारों वेद का जो संकलन है महर्षि वेद व्यास ने किया था। यही यह वही वेद व्यास हैं जिन्होंने महाभारत को लिखा था। तो इन्होंने इसका संकलन किया था। और ऐसा हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जो 4 वेद हैं, ये ईश्वरीय हैं, यानी ईश्वर द्वारा इसकी रचना की गई है, किसी इंसान द्वारा नहीं। बस महर्षि वेद व्यास ने इन
वेदों का क्या किया, संकलन किया, संग्रह किया, इकट्ठा किया। ठीक है, अब सवाल आता है जब ऋग्वेद समाज के बारे में पढ़ना है तो इन सब चीज़ों का जिक्र मैं अभी क्यों कर रहा था, मैंने पहले लेक्चर में या दूसरे तीसरे में क्रमशः मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें हम ना अब ऋग्वेद के समाज के बारे में पढ़ेंगे। तो समाज में जैसे जाति हुआ, धर्म हुआ, वेशभूषा हुआ, भाषा हुआ, जाति हुआ, अन्य चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं समाज के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए मुझे उस समय सही लगा कि इसको क्या समाज के साथ ही इसको कवर करें। ठीक है, तो ऋग्वेदी, तो आप जो है ऋग्वेद यानी ये जो 1500 1000 ईस्वी पूर्व जो आपका समय है जिसको ऋग्वेद काल के नाम से जानते हैं, इसके समाज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि देखिए यह जो ऋग्वेद कालीन जो समाज था इसकी जो जानकारी मिलती है हमें ऋग्वेद से मिलती है। तो ऋग्वेद के साक्ष्यों के आधार पर जो ये कालखंड रहा आपका ऋग्वेद जो कालखंड रहा, ये जो आपका ये जो ऋग्वेद आपका ये जो ऋग्वेदीकालीन जो समाज रहा यह समतावादी समाज रहा, यानी इस समाज में कोई छुआछूत, भेदभाव, सती प्रथा यदि जैसे कृतियों का क्या हमें कोई उल्लेख नहीं मिलता है। यानी राजा, पुरोहित, आम लोग, शिल्पी, बढ़ई, सुतार इत्यादि विभिन्न वर्गों की जानकारी मिलती है। यानी ऋग्वेद समाज में हमको क्या राजा, जैसे राजा हो गया, पुरोहित हो गया, बढ़ई हो गया, कुम्हार हुआ, और क्या हो गया, कुम्हार हुआ, लोहार नहीं, शिल्पी हो गया, शिल्प बनाने वाला शिल्पी हो गया। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं सुतार हुआ, सूत काटने वाले। यानी इतने सारे वर्गों की क्या हमें जानकारी मिलती है, किसमें मिलती है, यानी इस समय में, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक इन सभी वर्गों की जानकारी मिलती है। अब देखिए ये जितने भी वर्ग थे ये कर्म आधारित थे, यानी कर्म आधारित थे, क्या थे, कर्म आधारित थे। यानी आज से 3500 साल पहले से लेके 3500 साल से लेके 3000 साल पहले तक, यानी 3500 से लेके 3000 साल पहले तक ये जितने भी वर्ग मिलते जैसे राजा हुआ, पुरोहित हुआ, बढ़ई हुआ, कुम्हार हुआ, शिल्पी हो गया या अन्य हो गया, इन सब की कार्यों की जानकारी, इन सभी वर्गों के कार्यों की जानकारी हमें मिलती है। किस में मिलती है, ऋग्वेद में मिलती है। लेकिन ये जितने भी कार्य लोग करते थे, जो भी लोग, जो भी वर्ग, ये किस पे था, ये कर्म आधारित है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को इनमें से कोई भी कार्य चुनने की स्वतंत्रता थी, क्या थी, स्वतंत्रता थी। यानी कोई कुम्हार का काम करता था तो कर सकता था, कुम्हार का बेटा अगर सुतार काम करना चाहता था तो कर सकता था, सुतार का बेटा पुरोहित का काम करना चाहता था तो कर सकता था। यानी इन सभी चीज़ों की क्या स्वतंत्रता होती थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए आपका जो NCERT, ठीक है, जो आपका NCERT है, ठीक है, NCERT में एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी दी गई है जिसमें एक परिवार का जिक्र किया गया है, जिसमें बताया जाता है कि उनके पिताजी बढ़ई का काम करते हैं, उनके माताजी चक्की चलाने काम करते हैं, और उनके बेटा जो है कुछ इस तरह का मिट्टी के बर्तन शिल्प काम करते हैं, और तीनों का अपना अपना अलग अलग काम है। इस तरह कुछ ऐसी कहानी बताइए, आप एग्जैक्ट नहीं है लेकिन आप लगभग आप वैसा मान लें, आप कहानी को देख सकते हैं। बताने की ये NCERT कहानी के माध्यम से ये बताना चाहता है कि इस समय जो आज से 3 से 3500 साल पहले क्या था, लोगों को अपने व्यवसाय चुनने का अधिकार था। जैसे वर्तमान समय में आप कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं। एक दो अपवाद हो सकते हैं कि अगर आप कोई व्यक्ति है, अगर पुरोहित का वर्तमान समय में काम करना चाहता है तो नहीं हो सकता,
कथा बाँचने का काम कर सकता है। अगर वो ब्राह्मण समाज में ना हो तो समाज उसको स्वीकारेगा नहीं, लेकिन सामान्यतः आप इसमें से कोई भी काम करना चाहते हैं, सुतार, शिल्पी, बढ़ई, कुम्हार, जो भी आप सामान्यतः कर सकते थे। और इस कालखंड के पहले क्या था, समाज में लोगों को पूरे आज़ादी थी, स्वतंत्र थी कि कर्म आप अपने इच्छानुसार चुन सकते थे। ठीक है, तो ऋग्वेद से क्या, जो ऋग्वेद, इन ऋग्वेदों से क्या, इन सभी वर्गों की हमें क्या जानकारी मिलती है। मैं क्यों आपको बताएं, ताकि अगर कभी भी ऋग्वैदिक कालीन या वैदिक कालीन समाज के बारे में लिखना हो तो आप ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल के आप समाजों का क्या आप लिख सके, इसका जिक्र आप कर सके। अब आगे देखिए, अलग अलग कार्य करते हुए लोगों के भी एक साथ रहते थे, यानी अलग अलग कार्य करते हुए भी लोग जो थे एक साथ रहते थे, यानी किसी भी तरह का अलग अलग कार्य करने पे कुछ भेदभाव नहीं था। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल तौर पर बताऊँ, अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से यानी गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं, तो अगर आपने ध्यान दिया होगा, अगर गांव की जो संरचना के बारे में, तो गांव संरचना कुछ इस तरह होगी। जैसे मान लीजिए कोई ग्रामीण पृष्ठभूमि है, तो गांव का जो अंदर वाले ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में गांव के सबसे ऊंचे वर्ग के लोगों का घर मिलेगा। मैं इस तरह बना दूं, जैसे मान लीजिए कोई गांव है, अब गांव के ये जो क्षेत्र इधर जो है, बीचों बीच गांव के सबसे क्या ऊंचे वर्ग के लोगों का आपका जो है मकान मिलेंगे। फिर इसके थोड़ा सा साइड में थोड़ा से मध्य वर्ग के लोगों के क्या मकान आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से आपकी कोई संरचना रहेगी। फिर उसके बाद जो निम्न वर्ग के लोग रहेंगे, उनके गांव के बाहर उनका जो है क्या आपका घर कुछ इस तरह संरचना से क्या आपका मिलेंगे, इस तरह से आपका मिलेंगे। वहीं पर जिन्हें हम दलित या अछूत नाम से जिनको जानते हैं, उनका जो घर है गांव के एकदम एक किनारे, एकदम एक साइड में, कुछ इस तरह से इधर कुछ इस तरीके से, ऐसा एक किनारे, गांव से थोड़ा सा एकदम अलग इनका अपना एक घर एकदम बाहर की ओर रहेगा। कुछ इस तरीके से क्या आपको क्या ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि देखने को मिलेगी। ये सबसे उच्च वर्ण के लोग इधर हैं, जबकि सबसे निम्न जो अछूत है, इनका इतने दूर में एकदम दूरी एकदम देखने को मिलेगी। जबकि जो हमारा ऋग्वेद काल है, उसमें ऐसा बताया जाता था कि जो लोग काम करते थे वो कर्मधारी था, सबको स्वतंत्रता थी कि अपन इच्छा अनुसार अपने व्यवसाय चुन सकते थे। और सभी लोग क्या करते, एक जगह मिलजुल के रहते थे। कुछ इस तरह की संरचना नहीं दिखेगी कि चलो गांव का ये हिस्सा है तो इस वर्ग के लिए है, फिर गांव के इस कोने में आ जाए तो इस समुदाय, इस जाति, इस वर्ग के लिए, फिर गांव का आप इस हिस्से में आ जाए तो इस जाति, इस वर्ग के लिए। नहीं, ऐसा नहीं था। एक ही गाँव में इधर अगर जो घर होते थे तो सबके आपस में सटे होते थे, अलग अलग जाति धर्म, क्योंकि उस समय जाति का निर्धारण, वर्ग का निर्धारण कर्म आधारित था। तो जो घरे होते थे कुछ ऐसी संरचना होती थी। जैसे मान लीजिए घर होंगे, मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो मान लीजिए क्या, अगर ये पुरोहित का काम करता था तो गांव में क्या होगा, ये भी पुरोहित होंगे, ये भी पुरोहित होंगे, ये भी पुरोहित होंगे, ये भी पुरोहित होंगे, ये भी पुरोहित, कुछ ऐसा घर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वहाँ पर नहीं था। अगर ये पुरोहित का काम करते थे तो क्या कुम्हार का काम करता था, अगर ये कुम्हार काम करता था, ये बढ़ई काम करता था, अगर ये बढ़ई काम करता था तो क्या शिल्पी काम करता था, ये कुछ और काम करता था। कुछ इस तरह सबके घर सटे हुए थे और सब एक साथ मिलजुल कर कुछ मिलाकर एक साथ लोगों के रहने के साक्ष्य मिलते थे। यानी वर्तमान जैसी ग्रामीण, आपको इस तरह से जो ग्रामीण पृष्ठभूमि की जो गांव की जो संरचना, उस तरह उस समय संरचना नहीं थी। आज आप किसी भी गांव में चलिए, गांव के बीचों बीच जो जाति में जो उच्च जाति लोग, उनके बीचों बीच घर मिले, फिर उसके साथ मध्य वर्ग, फिर निम्न वर्ग, फिर जो अछूता, उनका एक साइड में घर, इनका और इनके बीच में एकदम दूरी, एकदम जमीन आसमान के हो गए। इनका घर इनका आपस में सटा नहीं होगा, बहुत दूरी आपको देखने को मिलेगा ग्रामीण पृष्ठभूमियों पर सामान्यतः। ठीक है, लेकिन ऋग्वेदिक काल में ऐसा नहीं था। चलिए, तो मैं इसको भी जरा इरेज कर दूं थोड़ा सा। चलिए, देते हैं। ठीक है, अलग अलग वर्ग, अलग अलग कार्य करते थे हुए लोग भी एक साथ, अलग अलग कार्य करते हुए भी लोग एक साथ रहते थे।
कार्यों के आधार पर भेदभाव का उल्लेख नहीं मिलता है, यानी कार्यों के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव का उल्लेख नहीं मिलता है। हालांकि आर्य एवं अनार्य के रूप में सामाजिक तनाव के संकेत मिलते हैं, यानी किसी पर भेदभाव, छुआछूत, जाति पर आदि का क्या कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन आर्य एवं अनार्य नामक दो लोगों का क्या भेदभाव देखने को मिलता है। भेदभाव के साक्ष्य, यानी आर्य एवं अनार्य नाम के दो ऐसे समूहों का क्या भेदभाव या कहे भेदभाव अन्य चीजों की सामाजिक कृतियों के कुछ साक्ष्य मिलते हैं, तनाव के संकेत मिलते हैं। जैसे तनाव के संकेत मिलते हैं, अनार्य में पद, पानी, दस्यु या पानी इत्यादि वर्णों का उल्लेख है, यानी अनार्यों में जो अनार्य थे, ये जो अनार्य थे इनमें क्या होता है, इसमें पानी, दस्यु, पद इत्यादि का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इत्यादि का उल्लेख मिलता है। इन्हें चपटी नाक वाले, अनासक, यज्ञ न करने वाले तथा वैदिक देवताओं में श्रद्धा न रखने वालों को कहा गया, यानी ये जो पणी हो गए, दस्यु हो गए, पद हो गए, ये ऐसे लोग थे जिन्हों क्या जो चपटी नाक वाले लोग माने जाते हैं। और ये लोग कैसे थे, जो क्या होते हैं, जो ईश्वर की, यानी जो वैदिक काल में पूजा पाठ, श्रद्धा या धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते थे, यानी ये सारे ये लोग थे क्या जो धार्मिक अनुष्ठान करते नहीं थे, इसलिए इन्हें अनार्य कहा गया। और आर्य जो थे इसके उलट थे, वो वैदिक पूजा पाठ, यज्ञ हो गया, श्रद्धा हुआ, धार्मिक विश्वास हुआ, अनुष्ठान हुआ, अन्य जो भी ऐसे धार्मिक प्रथा थे इसका आर्य पालन करते थे। तो दो लोग के ऐसे तनावपूर्वक संकेत के भेदभाव मिलते थे उस समय कि दो ऐसे लोग मिलते, एक आर्य एक अनार्य। हालांकि मैं पहले बता दूं, देखिए बात सुनिए, इसमें दो ये जो है ना, ये आर्य और अनार्य जो है ना, ये समाज की मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जब आप वैदिक काल पढ़ेंगे तो इसमें एक आर्य शब्द और उल्लेख आता है, इसमें आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, ठीक है, इनके बारे में पढ़ने को मिलता है कि आर्य जो थे यह आपका मध्य एशिया, वर्तमान रूस में माइग्रेट करके, यानी स्थानांतरित करके यूरोप, ईरान होते हुए भारत आए। इनके आने से भारत में लोहे के कवच, रथ, घोड़े इत्यादि का प्रचलन हुआ। ये वो आर्य थे, और आर्य का शताब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, महान। तो आर्य कौन है, इसको लेकर पुरातात्विकों में, इतिहासकारों में मतभेद है और विवाद है, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। ये आर्य उनकी हो गया। एक वो इनके जो समाज में जो ऋग्वेद है, इसमें क्या होता है, आर्य और अनार्य नाम के दो ऐसे वर्गों का उल्लेख मिलता है। ये वर्ग की बात करें, दो ऐसे वर्ग का उल्लेख मिलता है। आर्य में जो लोग होते थे वो क्या करते थे, पूजा पाठ, श्रद्धा, धार्मिक विश्वास, अनुष्ठान, यज्ञ क्या करते थे, ये आर्य क्या करते थे। और जबकि जो अनार्य थे ये नहीं करते थे। तो आर्य अनार्य नाम के ऐसे भी दो व्यक्ति क्या पाए गए। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। जब सामाजिक स्थिति में आर्य पूछा जाएगा तो आप ये बताएंगे, राजनीति और क्षेत्र में पूछेगा तो आप ये बताएंगे कि वहाँ से इनकी जानकारी मिलती है। बहुत सारे मतभेद हैं और आर्य हुए थे। ठीक है, इस समाज में आर्य एवं अनार्य, ये जो आर्य एवं अनार्य पढ़ रहे हैं ये वर्ण के आधार पर पढ़ रहे हैं। और वो जो आर्य एक समुदाय के रूप में आप उसको पढ़े थे कि कौन थे, कहाँ से आए। ठीक है, इसका आप ध्यान दीजिएगा।
ठीक है। चलिए अब मैं आगे और आपको लेकर चलता हूँ। तो आप इसी तरह समाज की अभी जो है हम जो आप पढ़ रहे थे, ये जो पढ़े ये ऋग्वेद समाज के बारे में पढ़े, ये यानी ऋग्वेद कालीन के समाज के बारे में। मैं इसको ऋग्वेद कालीन समाज के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। अब आगे देखिए इन्हें और जो पंडित हैं यानी जो पंडित हैं इन्हें लिंग पूजक और पशु चोर भी कहा पशु चोर भी कहा गया है। यानी जो अनार्य में जो पंडित समुदाय आता था इनको लिंग पूजक भी कहा गया है और साथ में इन्हें पशु चोर भी कहा गया। किसमें? ऋग्वेदों में कहा गया है। आप ये ध्यान दीजिएगा, दास दस्युओं का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। दास और दस्युओं का यानी दास जो दास हुए ना काम का, दास दस्युओं का उल्लेख है। दास यानी दस्युओं का उल्लेख होता था। जो दास होते थे मालिक इन्हें खरीदते थे बेचते थे, एक तरह इनकी संपत्ति होती थी। जैसे आपके पास कोई मकान है, ये आपकी संपत्ति, आप इसको आप इसको बेच भी सकते हो, खरीद भी सकते हो। ठीक उसी समय जो दास होते थे इनको उस समय क्या इतिहास में क्या दास जिनका जिक्र मिलता था उन्हें क्या खरीदा जाता था, सेल और बाई बेचा जाता है, यानी खरीदा और बेचा जाता था। तो ये जो लोग होते थे, ये जो इन्हें खरीदता था वो उसका जो मालिक होता था यानी मालिक होता था, उसके लिए क्या होता था? बाध्य होता था, यानी बाध्य होता था। जो मालिक कहे करने के लिए वो करता था। उनके खेतों का, उनके पशुओं के लिए काम या अन्य या घर के अन्य काम होते थे, दास और दासी जो होती थी काम करते थे और अपनी इच्छा अनुसार ये कुछ नहीं कर सकते थे। और विवाह हुआ, जैसे विवाह भी क्या अपने इच्छा अनुसार ये कुछ नहीं कर सकते थे। यानी इस तरह के दासों की स्थिति होती है। हालांकि वर्तमान में क्या दास जैसी कोई चीजें प्रचलित नहीं थी, उस समय दास क्या होते थे, ठीक है। तो दास और दासियों का उल्लेख मिलता है पुरुष सूक्त में। ठीक है, मिलता है, ठीक है, मिलता। और एक बात और जान लीजिए, पुरुष सूक्त नाम का और एक बात जान लीजिए, पुरुष सूक्त में दास का उल्लेख मिलता, यानी जो पुरुष सूक्त था एक सूक्त होता था जो धर्म ग्रंथ से संबंधित है, जिसमें दासों का क्या उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब आइए आगे देखिए, यह आपके लिए मैंने हैंड रिटन, मैंने खुद नोट्स मैंने तैयार किया है, ठीक है। मैंने आपके सभी चैप्टर को पढ़ के, जिससे आपका क्या समग्र तैयारी यानी समग्र तैयारी करवाई जा सके, ठीक है। आपके लिए बहुत मेहनत किया जाता तो ही आप इन सभी चीज़ों को लाया जाता है, ताकि एमसीक्यू के लिए वेरी शॉर्ट के लिए शॉर्ट के लिए शॉर्ट यानी क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आदि के लिए क्या आपका इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखिए, हालांकि इनका सेवक माना गया, हालांकि जो दास थे इनको सेवक माना गया, यानी दास को लोग उस समय क्या आगे चल के जो दास थे इनको गुलाम माना जाए कि दास है यानी गुलाम है, जो चाहे जैसा करा ले। हालांकि इनको सेवक के रूप में माना जाता, तो उस समय इनकी स्थिति उतनी खराब नहीं थी जितना आगे चल के होने वाला था, ठीक है। तो इनको सेवक के रूप में माना जाता था। वर्ण के आधार पर सामाजिक विभाजन की जानकारी नहीं मिलती, यानी वर्ण के आधार पर सामाजिक जीवन के विभाजन की जानकारी
नहीं। यानी वर्ण सामाजिक जीवन, यानी वर्ण को सामाजिक जीवन के विभाजन की जानकारी नहीं मिलती है। यानी वर्ण के आधार पर सामाजिक जीवन को विभाजन की जानकारी नहीं, यानी वर्ण व्यवस्था जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि या अन्य वर्गों के आधार पर जो सामाजिक जीवन है उसके विभाजन की जानकारी नहीं। यानी वर्गों या वर्ण के आधार पे क्या सामाजिक जीवन के विभाजन के आधार नहीं मिलती है। विभाजन यानी कि जैसे कि कोई व्यक्ति है जो बढ़ई का काम कर सकता है तो केवल बढ़ई का ही काम करेगा, वो सुतार का काम नहीं कर सकता, या वह सोनार का काम नहीं कर सकता, या वह छतरी का काम नहीं कर सकता। इस तरह की क्या कोई जानकारी नहीं मिलती। लोगों के पास विकल्प था कि आपके पिताजी बढ़ई काम करते तो आप सोनार का काम कर सकते हो, सुतार का काम कर सकते हो, छतरी का काम कर सकते हो, पुरोहित का काम कर सकते हो। इसकी आप पूरी ओर से इसकी जानकारी थी, स्वतंत्रता थी। यानी इसे जो आपका ऋग्वेद था, इस ऋग्वेद कालीन में जो आपका 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व से जो आपका समय रहा, इस समय में इस कालखंड में क्या था कि जो समय था इस समय में किसी भी प्रकार के भेदभाव की जानकारी नहीं मिलती थी। ठीक है, अब आगे देखिए, साहित्य में दास एवं दासियों का भी उल्लेख भी मिलता है, लेकिन उत्पादन कार्यों में लगाए जाने का नहीं। यानी साहित्य में, यानी ऋग्वेद जो साहित्य है, जो ऋग्वेद है, इसमें क्या दास एवं दासियों का उल्लेख मिलता है। दास दासियों का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन उत्पादन कार्य लगाए जाने का उल्लेख नहीं। अब है शब्द उत्पादन कार्य का मतलब हुआ कि जैसे कि पशुपालन हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं पशुपालन हो गया, कृषि हुआ, व्यापार हुआ इत्यादि। यानी उस समय दास और दासियों का तो उल्लेख मिलता है, लेकिन उनसे घरेलू काम या बस सेवा से ले आती, उनको किसी प्रकार खेतों में काम करवाना, बगीचों में काम करवाना, पशुपालन में काम करवाना, व्यापार चीजों में काम करवाना इत्यादि का उल्लेख नहीं मिलता। आगे चल के क्या होगा, इन्हीं दास और दासियों का प्रयोग घरेलू काम में उपयोग तो होगा, घरेलू काम होगा, साथ में समय बाद उनको कृषि में भी लगाया जाओ, भाई कृषि में खेतों में काम करो, या वो पशुओं को चारा उनकी व्यवस्था करो, अन्य चीजें करो, ऐसे काम में उनका लगाया जाएगा। लेकिन ये जो कालखंड आपका रहा, ये जो समय रहा ना, इसमें ऐसा किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिलती है। संयुक्त परिवार तथा पितृत्व परिवार का जानकारी मिलती है। एक मिनट, यानी संयुक्त परिवार और पितृत्व पैट्रियार्की समाज का क्या उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसको इरेज कर दो। ठीक है, यानी कुल मिलाकर ये है, यानी कुल मिलाकर जो आपका संयुक्त परिवार हो गया, संयुक्त परिवार हुआ, पृथक, जरा शब्द चेक कर लिया, पृथक, पितृत्व समाज की जानकारी मिलती है। यानी और जो परिवार था संयुक्त था। आज के समय वर्तमान समय में देखो जो परिवार है एकल हो जा रहा है। अब एकल प्लस संयुक्त परिवार, अब जानते एकल क्या, एकल परिवार का मतलब वो ऐसा परिवार जिसमें माता
पिता और इनके क्या, जैसे आप ऐसा समझिए कोई पति है, पत्नी है, पति पत्नी, इनके बच्चे, ठीक है। एक आपका एकल परिवार हो गया, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। और संयुक्त परिवार का जैसे पति पत्नी, फिर इनके जो है माता पिता, फिर अब ये जो है दोनों के बेटे भाई बहन, दादा दादी, इन सभी की अगर जानकारी मिलती है तो परिवार का संयुक्त परिवार है। जैसे मान लीजिए अभी आपके ये पिताजी हैं, ठीक है, और आपकी क्या, मैं इसको इतना इरेज कर दूं तो ही आप समझ पाएगा। जैसे मान लीजिए आपकी क्या, ये पिताजी हैं, उनके माताजी और पिताजी, फिर पिताजी के ये जो भाई हैं ये हो गए, फिर आपके पिताजी के आप मान लो 2 भाई हो गए, 2 भाई और 1 बहन मान लो हो गए। फिर इनके क्या हुआ, इनके भी भाई, इनके मतलब आपके पिताजी के भाई के बेटे, फिर आपके पिताजी ये दूसरे भाई के क्या बेटे प्लस इनकी बीवी, प्लस क्या इनकी क्या बीवी। तो ये जो सभी मिलके जो होंगे क्या होंगे, ये सारे क्या संयुक्त परिवार में आएंगे, संयुक्त परिवार में आएंगे। और एकल परिवार क्या हुआ, जिसमें जिसमें आप हो, आपके माता पिता हो, बस दादा दादी भी क्यों आप ले सकते हो, जिसमें क्या हो, आप हो, भाई हो आपका, माता पिता, या दादा दादी को ले लो, बस दादा दादी, बस इतने ही लोग हैं। तो एकल में आ जा रहे हैं, एकल, या दादा दादी को आप स्किप कर सकते हो, इतने ही लोग हैं। आप हो भाई बहन है, बहन माता पिता, ये क्या एकल परिवार में आ जाता है। जबकि इसी में जब आप दादा दादी चाचा चाची, फिर अपने माता पिता के जो बड़े भाई हैं, बड़े भाई के बीवी भाई, इन सबको अगर ऐड कर लो तो ये जो बनेगा क्या बनेगा, ये संयुक्त परिवार बनेगा। तो उस समय परिवार इस तरह से संयुक्त होता था और जो कि बड़ा होता था, ठीक है, ठीक। अब आइए आगे देखिए, इसको आगे देखने पर सबसे मैं आप लोग का कमेंट पढ़ लूं, रुक जाइए जरा, चलिए ठीक है, चलिए किसी का कोई कमेंट नहीं है। अब आगे देखिए, ठीक है, महिलाओं की दशा पूर्ववर्ती काल की तुलना में बेहतर, यानी महिलाओं की जो दशा थी ये पूर्ववर्ती, यानी पूर्ववर्ती मतलब पहले, पूर्ववर्ती यानी पहले काल की तुलना में, पहले के समय में, पूर्ववर्ती काल में पहले के समय से महिलाओं की जो दशा है वो बेहतर है, बेहतर, यानी महिलाओं की जो स्थिति है बेहतर है। जैसे कि सती प्रथा, जैसे दासियों, जैसे बड़े पर वो नहीं था, महिलाओं को भी सभा समिति में भाग लेने का अधिकार था, छुआछूत अंधविश्वास ये नहीं था, और साथ में महिलाओं को पुनर्विवाह का अधिकार था, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल तरफ से देखें, तुलना में बेहतर, जैसे राजनीतिक संस्थाओं में भाग लेने का अधिकार, यानी राजनीतिक संस्थाओं में भाग लेने का अधिकार, राजनीतिक संस्थाओं में भाग लेने का अधिकार, राजनीतिक संस्था में भाग लेने का अधिकार लेने का उल्लेख मिलता है। सती प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा बाल विवाह इत्यादि कृतियां नहीं थी, इत्यादि जो कृतियां नहीं थी, कृतियां नहीं थी, इत्यादि क्या कृतियां नहीं थी। उल्लेख सती प्रथा बाल इत्यादि कृतियां थे, इत्यादि कृतियों
का उल्लेख नहीं तथा विधवा विवाह का प्रचलन पुनः। कुछ महिलाओं का उल्लेख होता है, यानी विधवा विवाह, यानी विधवा विधवा विवाह का प्रचलन, यानी जो विधवा विवाह यानी जिस महिला की शादी हो गई उसके पति की यदि मृत्यु हो जा रही है तो पुनः विवाह कर सकती थी, इसका प्रचलन था, महिलाओं को अधिकार था, उल्लेख मिलता है। जैसे कुछ महिलाओं के आप नाम लिख सकते हैं, जैसे कि जैसे घोषा, अपाला, विश्वरा, सिक्तानवरी इत्यादि महिलाओं का क्या उल्लेख मिलता है। अब आगे देखिए, खान पान में शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों का प्रचलन था। खान पान में अगर आप देखें तो शाकाहारी मांसाहारी इत्यादि दोनों चीजों का क्या उल्लेख मिलता है। खान पान में शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों का क्या उल्लेख आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एवं मांसाहारी दोनों का प्रचलन, मनोरंजन के साधन में रथ दौड़, घोड़दौड़, जुआ इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। और मनोरंजन के साधन जैसे कि मनोरंजन के साधन क्या, और मनोरंजन के साधन देख लो, मनोरंजन के साधन कुछ चीजें थी, जैसे कि मनोरंजन के साधन में आप देख सकते हो, मनोरंजन के साधन में जैसे कि घोड़दौड़, जुआ हो गया, ठीक है, जुआ इत्यादि का क्या, रथ दौड़ हो गया, और इत्यादि का क्या उल्लेख मिलता है। क्या इस समय जो आपका ऋग्वेद जो काल रहा है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, ये जो आपका समय है, इस समय में क्या इसकी क्या जानकारी मिलती है। अब आगे देखिए, इत्यादि वाद्य यंत्रों का, उसके साथ साथ संगीत की बात करते हैं, ढोलक है, वीणा है, ढोलक हो गया, वीणा है, अन्य वाद्य यंत्रों उल्लेख, अन्य वाद्य यंत्रों का क्या उल्लेख मिलता है। भौतिक साक्ष्यों से उन्नत आवास संचार की जानकारी नहीं मिलती है। संभवतः मिट्टी एवं लकड़ी के घरों में रहते थे, यानी भौतिक साक्ष्यों से उन्नत आवास के जानकारी नहीं मिलती है, यानी इनके जो मकान होते थे वो बहुत विकसित और बहुत पक्के अच्छे नहीं होते थे। इनके जो घर होते थे, घरों की जो संरचना होती थी, यानी घर की संरचना जो होती थी क्या था, मिट्टी एवं लकड़ी की होती थी, मिट्टी एवं लकड़ी की क्या इनके घर की संरचना होती थी। ये मैंने घरों को बता, समाज के बारे में मैंने बता दिया। अगर आप ये मैं क्यों बता, देखिए यदि आपका लॉन्ग प्रश्न पूछ देना, अगर 250 शब्द में लिखना हो रहेगा तो इन सब चीज़ों के बारे में, ऋग्वेद के बारे में आप लिख अच्छा खासा नंबर ला सकते थे, ठीक है। और एक डाटा भी आपके लिए, इसलिए इसको आप बोर मत होइएगा, ठीक है। और आगे देखिए, मिलती है, घरों में रहते थे, विवाह संस्कार का प्रचलन, अंतिम संस्कार के रूप में दाह संस्कार, अंतिम संस्कार के रूप में दाह संस्कार यानी लोगों को मरने वाले उनको जलाया नहीं जाता था, बल्कि किसी नदी में उनका प्रवाह किया जाता था, प्रवाह यानी बहावा दिया जाता था, दाह संस्कार उसे कहते हैं, कर दिया जाता था, का भी उल्लेख है। गुरुकुल शिक्षा एवं मौखिक शिक्षा का उल्लेख, और उसमें शिक्षा पद्धति की बात करें, शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की अगर बात करें, तो गुरुकुल शिक्षा थी, गुरुकुल शिक्षा उस समय थी,
गुरु शिक्षा अब मौखिक थी, मौखिक थी। गुरु शिक्षा अब मौखिक शिक्षा थी। ठीक है, अब आगे चलिए देखिए। ठीक है, तो ये जो था आपका ऋग्वेदिक कालीन के समाज, यानी समाज के बारे में आपने क्या किया, पढ़ लिया। ऋग्वेदिक कालीन के समाज के बारे में आपने पढ़ लिया। अब आपको ये चीजें उत्तर वैदिक कालीन समाज के बारे में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। उत्तर वैदिक कालीन समाज के बारे में आपको अब पढ़ना पड़ेगा। अब जो है वैदिक काल जो है आपका वैदिक काल, इसका दो काल हो गया, एक ऋग्वेद हो गया, ऋग्वेद हो गया, दूसरा उत्तर वैदिक काल। अब इसके समाज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। समाज के बारे में, जिसका समाज हो गया, समाज हो गया, यह समाज आपका हो गया। अब इसका पढ़ना है, अब इसका पढ़ना है। ठीक है, तो इसका समाज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों की पहले कमेंट देख लूं, किसी का कोई कमेंट है। चलिए ठीक है, चलिए तो ठीक है, किसी का कोई कमेंट नहीं है। अब चलिए एक काम करते हैं, जो ऋग्वेदिक कालीन जो समाज है इसको जो है हम जो है ऋग्वेदिक कालीन समाज को तो पढ़ लिए। अब जो हमारा उत्तर वैदिक कालीन जो समाज बचा, जो समाज बचा वो कल देखेंगे। कल देखेंगे, कल के वीडियो लेक्चर में उसको देखेंगे, उसको पूरा करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। और मैं कहूँगा वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए मैं आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए थैंक यू, आज के सेशन को समाप्त करते हैं।